गुप्तकाल, ये नाम सुनते ही दिमाग में सोने के महल और बेहिसाब दौलत की तस्वीरें आने लगती हैं। सब कहते हैं ये भारत का स्वर्ण युग था, पर क्या ये सच है? आज हम इसी बड़े सवाल की पड़ताल करने वाले हैं, बिल्कुल एक जासूस की तरह। और हमारे सबसे बड़े सबूत, ये छोटे छोटे धातु के टुकड़े, यानी उस जमाने के सिक्के। चलिए देखते हैं कि ये सिक्के एक पूरे साम्राज्य के क्या-क्या राज खोलते हैं। जरा इस लाइन को महसूस कीजिए। सोने की बारिश। एक कवि जो उस दौर में जी रहा है, वो गुप्त साम्राज्य की दौलत को देखकर उसे ऐसा कह रहा है। सोचिए, ये सिर्फ एक कविता नहीं है, ये उस समय की हकीकत की एक झलक है। मतलब सोना इतना आम रहा होगा कि ऐसा लगता था मानो आसमान से बरस रहा हो। ये सिक्के सिर्फ पैसे नहीं थे, ये तो चलते फिरते आर्ट के नमूने थे, जो साम्राज्य की शान और शक्ति का ऐलान करते थे। और यहीं से हमारी असली पड़ताल शुरू होती है। क्या हम वाकई इन नन्हे से सिक्कों पर इतना भरोसा कर सकते हैं कि वो हमें एक पूरे स्वर्ण युग की कहानी सुना दें? तो हम इन्हें सिर्फ सिक्के नहीं, बल्कि इतिहास की छोटी-छोटी डायरी की तरह पढ़ेंगे। इन पर बनी हर एक नक्काशी, हर एक निशान कुछ न कुछ कहता है। तो चलिए इन्हीं राजों से पर्दा उठाते हैं। तो इस सफर में हम देखेंगे कि ये सिक्के कैसे बने, कैसे अपने चरम पर पहुंचे और फिर कैसे उनका पतन हुआ। और हाँ, साथ साथ ये भी समझेंगे कि ये सारी जानकारी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में आपके कैसे काम आ सकती है। तो ये सोने की बारिश, इसका असली मतलब क्या था? देखिए, इसका सीधा मतलब था कि गुप्त शासकों ने बहुत बहुत बड़ी मात्रा में सोने के सिक्के ढाले, जिन्हें दीनार कहा जाता था। आप सोचकर देखिए, उस दौर में तांबे या कांसे के सिक्के तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे। गुप्त साम्राज्य में सोना जैसे रोजमर्रा की चीज थी। और ये सिक्के सिर्फ सोने के नहीं थे, बल्कि अपनी बनावट में उस समय की टेक्नोलॉजी और आर्ट का एक बेहतरीन नमूना थे। अब यहाँ सिक्कों के डिजाइन में क्रांति हुई। गुप्तों से पहले जो कुषाणों के सिक्के थे, उन पर विदेशी असर साफ दिखता था। लेकिन गुप्तों ने कहा नहीं, अब सब कुछ देसी होगा। उन्होंने सिक्कों को पूरी तरह से एक इंडियन फ्लेवर दिया। त्रिशूल की जगह अपना शाही निशान गरुड़ ध्वज लाए और विदेशी देवी अर्दोक्षों को हमारी अपनी देवी लक्ष्मी का रूप दे दिया, जो कमल पर विराजमान है। ये सिर्फ डिजाइन बदलना नहीं था, ये कल्चरल स्टेटमेंट था। और अब कहानी में एंट्री होती है हमारे मेन कैरेक्टर की, समुद्रगुप्त। ये वो शासक थे जिन्होंने इस स्वर्ण युग की नींव रखी। वो जानते थे कि सिक्के सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि प्रोपेगेंडा का एक जबरदस्त टूल है। उन्होंने 7 अलग-अलग तरह के सोने के सिक्के चलाए और हर एक सिक्का उनकी पर्सनैलिटी और पावर का एक अलग ही पहलू दिखाता था। समुद्रगुप्त की हर सिक्के को आप उनकी एक सोशल मीडिया पोस्ट समझिए। धनुर्धर टाइप का सिक्का, ये उनका हैशटैग मिलिट्री प्राविस वाला पोस्ट था। परशु टाइप का सिक्का, ये उनकी हैशटैग वॉरियर किंग वाली इमेज थी। वो हर सिक्के से अपनी एक इमेज बना रहे थे, कभी अपनी ताकत दिखाने के लिए, तो कभी ये बताने के लिए कि वो कला के कितने बड़े संरक्षक हैं। लेकिन उनके सभी सिक्कों में जो सबसे दिलचस्प है वो है ये वीणावादक प्रकार। मतलब कितनी बार आपने एक महान शक्तिशाली सम्राट को एक म्यूजिशियन के रूप में देखा है? ये सच में कमाल है। ये सिक्का हमें बताता है कि समुद्रगुप्त सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो एक कलाकार भी थे। वो चाहते थे कि दुनिया उन्हें एक कला प्रेमी के तौर पर भी याद रखे। और फिर सिक्के पर साफ साफ लिखा है, महाराजाधिराज श्री समुद्रगुप्त। मतलब राजाओं का राजा। ये सिर्फ एक टाइटल नहीं है, ये पावर का खुला ऐलान है। ये सिक्का पूरी दुनिया में चीख चीख कर कह रहा था कि देखो, एक नई सुपर पावर आ चुकी है। तो देखिए, समुद्रगुप्त ने तो बस स्टेज तैयार किया था। असली पार्टी तो उनके बाद शुरू हुई, चंद्रगुप्त द्वितीय और कुमारगुप्त प्रथम के समय में। ये वो दौर था जब क्रिएटिविटी, आर्ट और पैसा सब कुछ अपने पीक पर था। और इसका सबसे बड़ा सबूत है उस दौर के सिक्के। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें हम महान विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं, वो इस विरासत को एक नए लेवल पर ले गए। उन्होंने सोने के 8, जी हाँ, 8 नए तरह के सिक्के चलाए। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब उन्होंने नए इलाके जीते तो वहां के लोगों के लिए चांदी और तांबे के सिक्के भी बनवाए। ये एक कॉन्फिडेंट, फैलते हुए साम्राज्य की निशानी थी।
इन नए डिजाइनों में एक अलग ही आत्मविश्वास झलकता है। सिंघहंता प्रकार मतलब शेर का शिकारी, ये उनकी बहादुरी का प्रतीक था। अश्वारोही प्रकार यानी घोड़े पर सवार राजा, ये उनकी सैन्य शक्ति को दिखाता था। हर सिक्का पावर और डिवाइन राइट की एक छोटी सी कहानी सुना रहा था। और फिर आए कुमारगुप्त प्रथम। भाई, इन्होंने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। उन्होंने 14 अलग अलग तरह के सोने के सिक्के बनवाए। आप सोच सकते हैं, ये गुप्त सिक्का कला का एब्सोल्यूट पीक था। सिक्कों की इतनी वैरायटी साफ बताती है कि उनका शासनकाल कितना लंबा, स्थिर और प्रॉस्परस रहा होगा। कुमारगुप्त के इन 14 टाइप के सिक्कों में से एक सिक्का सबसे खास है, खड्गहंता यानी गैंडे का शिकारी। ये इंडियन न्यूमिज्मैटिक्स यानी सिक्कों के इतिहास में एक मील का पत्थर है। ये पहली बार था जब किसी भारतीय सिक्के पर गैंडा दिखाया गया था। ये सिक्का साम्राज्य की पहुंच और आत्मविश्वास को दिखाता है कि उनका कंट्रोल सिर्फ इंसानों पर नहीं बल्कि खतरनाक जंगली इलाकों पर भी है। लेकिन जैसा कि हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक मोड़ आया। गुप्त साम्राज्य के लिए ये मोड़ स्कंदगुप्त के शासनकाल में आया। हुणों के लगातार हमलों से साम्राज्य पर जबरदस्त प्रेशर था। और मजे की बात यह है कि इस पतन की पूरी कहानी भी हमें इन सिक्कों पर लिखी हुई मिलती है, क्योंकि सिक्के सिर्फ समृद्धि की नहीं, संकट की कहानियां भी सुनाते हैं। ये जो कंपैरिजन है, ये सब कुछ साफ कर देता है। स्कंदगुप्त के समय तक आते आते सोने की प्योरिटी कम हो गई, सिक्कों की बनावट और कलाकारी खराब हो गई, और जहां पहले 14 तरह के सिक्के थे, अब सिर्फ 4 रह गए। सिक्कों की क्वालिटी में ये गिरावट सीधे सीधे साम्राज्य की आर्थिक और राजनीतिक हालत में गिरावट को दिखाती है। ये वो इतिहास है जिसे आप सचमुच अपने हाथों में महसूस कर सकते हैं। अच्छा, अब इन सिक्कों की कहानी को ठीक से समझने के लिए, खासकर एग्जाम के नजरिए से, हमें कुछ जरूरी शब्दों का कोड क्रैक करना होगा। इसे आप गुप्त सिक्कों को समझने के लिए एक तरह की चीट शीट समझ सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी बात यह है, इसे याद कर लीजिए। जब भी किसी सिक्के पर गरुड़ ध्वज दिखे तो समझ जाइए ये गुप्तों का सिग्नेचर है, उनका ब्रांड लोगो। ये उनके राजवंश की पहचान थी और वैष्णव धर्म में उनकी आस्था का प्रतीक था। ये एक बहुत जरूरी कीवर्ड है। अब ये एक क्लासिक एग्जाम ट्रिक है, इसे ध्यान से सुनिए। सिक्कों पर जो भाषा लिखी थी वो थी संस्कृत, लेकिन उस भाषा को लिखने के लिए जो लिपि यानी स्क्रिप्ट इस्तेमाल हुई वो थी ब्राह्मी। ये छोटा सा अंतर याद रखिए, ये अक्सर मल्टीपल चॉइस सवालों में फंसाता है। तो भाषा संस्कृत और लिपि ब्राह्मी, सिंपल। ठीक है, तो थ्योरी तो हमने समझ ली। अब देखते हैं कि ये ज्ञान असल में परीक्षा में कैसे काम आता है। चलिए कुछ असली एग्जाम के सवालों के साथ अपने ज्ञान को टेस्ट करते हैं। जरा एक सेकंड सोचिए, हमने इस पर बात की थी, याद है? गुप्तों ने कुषाणों की देवी को एक भारतीय रूप दिया था। वो देवी कौन थी जो धन और समृद्धि का प्रतीक है? बिल्कुल सही जवाब है सी, लक्ष्मी। देखा, इन सिक्कों के सिंबल्स को समझने से आपको एग्जाम में सीधे सीधे नंबर मिलते हैं। ये सिर्फ रटना नहीं है, ये उन प्रतीकों के पीछे की कहानी को समझना है। अब एक बड़ा सवाल देखते हैं जो पूरी तस्वीर को जोड़ता है। इस तरह के सवाल का जवाब देने के लिए आपको हमारे सारे सुरागों को एक साथ लाना होगा। सोने की प्योरिटी, राजाओं के चित्र, सिक्कों की वैरायटी, ये सारे पॉइंट्स मिलकर गुप्त काल की राजनीतिक और आर्थिक पहेली को सुलझाते हैं। तो आखिर में गुप्त सिक्के सिर्फ पैसे से कहीं बढ़कर थे। वो सोने में गढ़ी गई कहानियां थीं, एक पूरे साम्राज्य की पहचान थे। और ये हमें आज एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा करता है। सोचिए, आज से सैकड़ों साल बाद जब इतिहासकार हमारे डिजिटल ट्रांजैक्शंस, हमारी क्रिप्टो करेंसीज और हमारे क्रेडिट कार्ड के डेटा को देखेंगे, तो वो हमारे बारे में क्या कहानी पढ़ेंगे? हमारा डिजिटल पैसा हमारे दौर के किस स्वर्ण युग का या फिर किसी और ही युग का खुलासा करेगा?